रियासी हमले पर होगी उच्च स्तरीय सुरक्षा मीटिंग। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां आज दोपहर उच्च स्तरीय ये बैठक होनी है। एलजी मनोज सिन्हा बैठक में शामिल होंगे। शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ एलजी की ये बैठक होनी है। जिस तरीके से रियासी में कायराना करतूत आतंकियों की ओर से हुई है, उस पर अब ये बड़ी बैठक जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता। और आइए आपको बताते हैं कब कब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 2 महीने में चौथी घटना को अंजाम दिया है। पिछले 2 महीने में चौथी आतंकी घटना है ये। 9 जून रियासी की घटना, आतंकी हमला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। वैष्णो देवी जा रही बस पर हमला, 9 लोगों की मौत हुई है, 33 लोग घायल हैं। इसके बाद 18 मई शोपियां में बीजेपी नेता एजाज अहमद शेख की हत्या कर दी गई। जी हां, 4 मई को भी एक आतंकी हमला हुआ। पुंछ में एयरफोर्स के जवानों पर हमला किया जाता है। एक जवान की शहादत इस हमले में हुई थी। और देखिए 17 अप्रैल की जानकारी आपके सामने, अनंतनाग में बिहार के रहने वाले शख्स पर हमला किया, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और जैसा कि हमारे साथ मौजूद खास मेहमान बता भी रहे हैं कि इजी टारगेट्स की तलाश इन आतंकियों को रहती है। अब आपको बताते हैं कि जब आतंकियों ने बस पर फायरिंग की, उस वक्त बस के अंदर क्या क्या हुआ। घायल श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। दिल्ली से वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे। दिल्ली के दर्शन करने के बाद हमारे पास कुछ टाइम बचा था, ट्रेन की टिकट लेट थी, तो हमने सोचा कि शिवखोड़ी का हम दर्शन कर आवें। दर्शन करके जैसे हम वहाँ से निकले तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना था, ऐसा फटाके से टूटना शुरू हो गया और शीशे से फूट गए। और कुछ सेकेंडों में हमारी गाड़ी खाई में चली गई। खाई में जाने के बाद में भी, नीचे गिरने के बाद भी कुछ सेकेंड फायरिंग चली थी। तो श्रद्धालुओं से आप जान रहे थे कि क्या हुआ, एकाएक किस तरीके से आतंकियों ने बस को टारगेट किया और जोरदार फायरिंग वहां पर शुरू हो गई। अहमद अयाज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्टिविस्ट हैं। सर, जिस तरीके से खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि घाटी में शांति हो रही है, सुकून हो रहा है, क्या यही एक बड़ी खींच की वजह है जिस तरीके से वहां अनरेस्ट फैलाने की कोशिश हो रही है? 2 महीने में ये चौथी बड़ी घटना है जो सामने आई। पहले दुख की बात है कि यात्रियों पर जो बस में यात्री सवार थे तो उस पर हमला किया गया है, ये बहुत ही दुख की बात है। और साथ साथ ये भी संकेत हमको मिल रहे हैं कि ग्राउंड सिचुएशन में जो दिख रहा है, ग्राउंड पर जो दिख रहा है वो ये है कि मिलिटेंसी, जैसे हम सियासी तौर पर या हम समझते हैं कि शायद मिलिटेंसी अब खत्म हो रही है, तो शायद ऐसा नहीं है। और मिलिटेंसी अभी भी है, बेशक इसमें बहुत हद तक सुधार भी आया, कमी भी आई, लेकिन ठीक है, जो टारगेट्स है वो ऐसे हो रहे हैं कि बड़े डैमेजेस करते हैं। हमें याद है कि कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर। ठीक है अहमद अयाज साहब, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त कविंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के। कविंद्र जी, इस हमले ने एक बार फिर देश को हिलाकर रख दिया है। जिस अंदाज में बुज़दिल आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जो पैटर्न सामने आया है, श्रद्धालुओं से भरी बस, दर्शन करके श्रद्धालु लौट रहे हैं, उनको निशाना बनाया जाता है, ये पैटर्न अपने आप में क्या बता रहा है? देखिए, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद काफी देर जम्मू कश्मीर में चलता रहा जी। बहुत से लोग जो हुर्रियत जैसे या जमायत जैसे या कुछ लोकल इन्फॉर्मर्स, कुछ पॉलिटिशियन हमेशा से इनके साथ खड़े रहे। आज उस पर हमारे सुरक्षा बलों को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने बड़ी हद तक मिलिटेंसी को समाप्त किया। पत्थरबाजी नहीं होती। हुर्रियत और जमात जैसे इस्लाम ये जो संगठन थे, उनको हमारी सरकार ने बैन किया। मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग चल पड़ते थे। आज लोगों ने उसको समझा है। आज कैलेंडर जारी नहीं होते हैं, आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं जी। आज 12 महीने स्कूल लगता है। बिजनेस जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो पूरी खुल रही है। लेकिन अब कश्मीर को छोड़ करके पाकिस्तान ये जानता है कि हम भारत से जीत तो सकते नहीं। धारा 370 हमने हटा दी, उसके बाद ये जो G20 का वहां पर आयोजन हो गया, इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं उनको तकलीफ है। अब पीओ की तरफ से ही आवाजें उठ रही हैं कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, अटेंशन डाइवर्ट करने के इस प्रकार की कोशिशें करते हैं। हमारे सुरक्षा वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जिस प्रकार से ये कल का अटैक होना, इससे पहले 2-3 अटैक हुई, ये चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुरक्षा बलों अपने समय समय पर स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, रणनीति चेंज करते हैं,
तो उनको मार भी गिराते हैं। नहीं इन कविंद्र लोगों जी, को भी आप माफ बिल्कुल कर सही कह रहे हैं। आतंकियों का बड़े पैमाने पर खात्मा किया गया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद लोकल सपोर्ट भी अब इन आतंकियों को नहीं मिल रहा है, ना के बराबर है। लेकिन ऐसे में जो श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं, जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी का भी एक सवाल है। वो कैसे सुनिश्चित की जाएगी? खींच तो नजर आ ही रही है आतंकी संगठनों में, और इसमें भी यह पता चला है कि दोनों आतंकी पाकिस्तानी थे। देखिए, बिल्कुल विडंबना ये है कि आज लोकल सपोर्ट कहीं ना कहीं उनको मिल रही है। पाकिस्तानी आतंकी तो है ही, उनका काम ही यही है। पाकिस्तान में सरकार नाम की चीज कोई नहीं है नहीं। भूखमरी पड़ी है। आईएसआई, आर्मी और ये जो सरकार है अपने अपने तौर पर काम करती हैं। इनका कोई आपस में लाइजम नहीं है। और इस अटेंशन को डाइवर्ट करने, कल इस प्रकार से भी इन्होंने कोशिश की और ये अपनी कोशिश में कामयाब हुए। कल भारत में नई सरकार बन रही थी, इन्होंने उसका एक मैसेज दिया है, लेकिन इनको छोड़ा जाएगा ऐसा नहीं। भारत की सेना, भारत का बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, जो भी हमारे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, बड़े अच्छे से एजेंसीज बड़े अच्छे से काम कर रही हैं। तो बहुत से ऐसे लोगों को सरकार ने बाहर भी निकाला है जो आतंक का समर्थन करते थे, वो चाहे नौकरी के दौरान थे, मिलिटेंट्स के रिश्तेदारों को बाहर निकाला है। तो लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ करने की जरूरत है, स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है। ये एक तो वाकई में जिनके परिवारों के गए 1 करोड़ यात्री हर वर्ष जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी जी जाता है, ये वही रास्ता है, उसके नजदीक ही हुआ है। तो सरकार कुछ अच्छा ही करेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन यात्रियों की सुरक्षा करना हमारा फर्ज भी बनता है और करेंगे भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कविंद्र गुप्ता जी, हमसे बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम हमसे मुखातिब थे। इस हमले को लेकर वो अपनी राय रख रहे हैं।